हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र का सीरीज, जिसमें की है पॉलिटी पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर है हाई कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं, तो हाई कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, ये सेशन पसंद आए चाहे ना आए, घटना चक्र का सीरीज। घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी निकालना है, आरओ का एग्जाम, तो ये सेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नोट्स देखते हैं इसके। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में हाई कोर्ट की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए हाई कोर्ट हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी हाई कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी हाई कोर्ट की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो याद रखिए 214। अनुच्छेद 215 में है कि एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इन लोग का, और 62 वर्ष की पदायु धारता इनके रहेंगे, मतलब इनका सबसे रिटायर होंगे 62 वर्ष के। ये राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे न्यायाधीश के लिए बनने के बाद, और अपना पद त्याग भी राष्ट्रपति को ही देंगे। इसके बाद ये सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 217 के 2 के तहत न्यायाधीश के पद के लिए वही योग्य है जो भारत का नागरिक है। ऐसे व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या 10 वर्ष ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों। अनुच्छेद 202 के 3 के घ के अनुसार है राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे इनके वेतन और भत्ते। और ये अनुच्छेद 112 के 3 में के घ में के थर्ड के में कहा गया है कि तहत संचित निधि पर भारित होती हैं इनके पेंशन। तो याद रखिएगा, क्या नाम है, वेतन देता है राज्य और लेकिन पेंशन देता है केंद्र। इनकी नियुक्ति 223 में होती है। 224 में अपर न्यायाधीश है और कार्यकारी न्यायाधीश भी हैं। 226 में है इनके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट जारी करने की शक्ति है, 226 में है। 227 में हाई कोर्ट की संख्या 25 है और इनके अधीक्षण न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति भी रखता है। तो अब आते हैं सीधा प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से भारत में एक हाई कोर्ट के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसमें क्या सही नहीं बताना है, तो हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द्वितीय अपील हाई कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार में है, सही है। हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। सी है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये गलत है। जब राष्ट्रपति करे तो राज्यपाल कहाँ से कर लेगा, तो सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है हाई कोर्ट के लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो वो हाई कोर्ट में। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो वो दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो ये है 62 वर्ष, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट है। दूसरा कथन है, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का ही एक सामूहिक हाई कोर्ट है। तीसरा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का एक हाई कोर्ट है। तो तीनों सही है, तो इस प्रकार हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हाई कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 हाई कोर्ट हैं, तो देखिए 18 का है, 25 है। फिर है दूसरा है, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, तो उस कई का है, एक तीन का ही थोड़ी ना है। तीसरा है, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो ये तो है हाई कोर्ट अपना, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर धारित रह सकते हैं, तो चौथा सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा केवल 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारत में हाई कोर्ट की संख्या तो इस समय तो 25 है, तो इसमें नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित हाई कोर्ट में किस एक क्षेत्राधिकार का है? तो ये है ऑप्शन बी, कोलकाता। निम्नलिखित हाई कोर्ट में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये है बम्बई। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के कितने हाई कोर्ट की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है या संघ शासित प्रदेश हैं? तो ये हैं 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए उसको देख भी सकते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। बॉम्बे हाई कोर्ट है महाराष्ट्र, गोवा का। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का। निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य की स्थापना हाई कोर्ट नहीं है? उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो देखिए इसमें तो बना दिया गया है, नहीं तो अगर होता तो मणिपुर होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में हाई कोर्ट की स्थापना किए गए हैं? तो देखिए ये बताना है कौन से किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश नहीं, मेघालय है और त्रिपुरा है। तो इसका 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न हाई कोर्टों में से किस हाई कोर्ट की सबसे अधिक बेंच है? तो ये है मुंबई की हो जाएगी, मुंबई नहीं गुवाहाटी का हो जाएगा, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नहीं, मुंबई को हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं मुंबई से ज़्यादा हो जाता है, मुंबई और गुवाहाटी दोनों है, तो सी और डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा राज्य के हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है? तो वह होता है हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की रीट अधिकारिता के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक हाई कोर्ट अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है, तो वो की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये करती है उत्प्रेषण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो यह है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन और कारण वाला है। ऐसे क्वेश्चन देखिए बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको घबराइए नहीं, इसको देखिए बहुत सब समझने के ऊपर है। तो इसका कथन है, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है, क्योंकि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाई कोर्ट की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो वे आते हैं संवैधानिक है, सांविधिक है, मौलिक है, उपरोक्त सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कथन है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो देखिए ये दोनों सही बात है, और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के लिए करता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार के साथ साथ अन्य में भी करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, तो सही है। कथन 2 है, हाई कोर्ट का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता, तो ये गलत है, केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया? तो यह ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, ऑप्शन सी।
देख लीजिए कौन से समय में है। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों द्वारा दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का यह पहला मामला था। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखिए कि आज तक किसी भी जज पर महाभियोग नहीं चल पाया। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, तो इसको कहते हैं स्वतत्वाधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? तो ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रहमतुल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने के को संज्ञेय अपराध घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2008 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने थे राजीव गुप्ता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो यह है न्यायाधीश HR खन्ना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो ये आया है अनुच्छेद 233। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन ए है मुख्य प्रेसिडेंसी। ऑप्शन बी है सेशन न्यायाधीश। ऑप्शन सी है अधिकरण न्यायाधीश। ऑप्शन डी है लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अधिकरण न्यायाधीश। अनुच्छेद 236 क के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। तो पहला है गलत, हवालात में नहीं बल्कि जेल में रखा जाएगा, जेल में नहीं हवालात में। तो दूसरा है, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले की प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2021 का क्वेश्चन है। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 के तहत पुलिस हिरासत पुलिस कस्टडी के तात्पर्य है कि अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी की हिरासत में है तथा उसे पुलिस स्टेशन के हवालात में या अधिकारी की हिरासत में रखा जाता है। इसके विपरीत न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट के हिरासत में है तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त को केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी जांच अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति अभियुक्त से पूछताछ नहीं कर सकते। हालांकि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझने पर संबंधित अधिकारी को अभियुक्त से पूछताछ की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 33, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें है, लोक अदालतों की अधिकारिता का मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। तो देखिए पहला तो गलत है। दूसरा है, लोक अदालतों ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति की है। तो ये भी गलत है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त कथन में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? तो कथन एक है, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। तो ये दोनों कर सकता है। दूसरा है, सिविल का आपराधिक उस दोनों नहीं, उसकी वो काम सुलझाना होता है। दूसरा कथन है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी। तो देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।